gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल हमने न्यूक्लियस का टॉपिक हाफ कवर किया था. आज हम इंशाल्लाह न्यूक्लियस के टॉपिक को मुकम्मल करेंगे और इसमें जो आज हमने पहली चीज़ डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियोलस. आज हमने न्यूक्लियोलस के टॉपिक को कवर करना. न्यूक्लियोलस के हवाले से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग अगर आएगा न्यूक्लियस के होल टॉपिक पे तो उसमें तो फिर ज़ाहिर ये लिखना होगा, लेकिन शॉर्ट के हवाले से भी न्यूक्लियोलस बहुत अहम है. इसके अंदर एक दो बातें समझने वाली बहुत आसान है, अगर वो याद रखेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेंगे नहीं. स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोलस के टॉपिक से. हमें सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेन्ड बॉडी है जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर. और इससे पहले जनरली मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें शुरू से जब से हम बायो पढ़ना शुरू होते हैं तो न्यूक्लियोलस के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस का थोड़ा सा तारुफ कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में. और न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. तो उसी टॉपिक को, उस बात को जहन में रख के जरा हम आज न्यूक्लियोलस को जरा डिटेल से पढ़ेंगे. न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेन्ड बॉडी है जो प्रेजेंट होती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है. और एक बात इसमें ये कि ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन होती है. इसका मटेरियल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता बाकी न्यूक्लियस के मटेरियल से. इसकी आउटसाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. इसका मटेरियल जो है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो इंटरमिक्स करता है किससे, न्यूक्लियस के मटेरियल से. ये अलग नहीं होती न्यूक्लियस के मटेरियल से क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती. ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियोलस. और ऐसी बॉडी जो डार्क स्टेन्ड है, स्टेन कहते हैं रंगदार, और डार्क स्टेन मतलब डार्क इन कलर है, डार्क स्पॉट है न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. एक न्यूक्लियस में एक से एक न्यूक्लियोलाई भी हो सकता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एक भी न्यूक्लियोलस हो सकता है और ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं. न्यूक्लियोलस सिंगल है और न्यूक्लियोलाई इसकी जमा है. एक भी हो सकता है और तादाद में ये ज्यादा भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज और स्टोर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर. सबसे अहम बात है इस टॉपिक की कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस. क्या बात है इसमें कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, बनता है और स्टोर होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में. हमने पिछले राइबोसोम के टॉपिक में पढ़ा था कि उसकी सिंथेसिस के लिए सबसे अहम किरदार जो किस चीज का होता है, राइबोसोमल आरएनए का. अगर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस में तब ही न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनेंगे. तो राइबोसोम्स को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज और स्टोर होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस के अंदर. न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स हैं, दो रीजन, उनको हमने पढ़ने और आगे उनके फंक्शंस देखने हैं. बहुत आसान है, आपने ध्यान से समझना है. पहला रीजन है जी पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन. हमें इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए बायो के स्टूडेंट को कि जब पेरिफेरल का लफ्ज आता है तो हम आउटसाइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आउटसाइड स्ट्रक्चर पे जो चीजें प्रेजेंट होती हैं. ग्रैनुलर का जब लफ्ज आता है तो हमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फौरन जहन में ग्रैनुलर से एक बात आनी चाहिए कि दानादार चीज को हम ग्रैनुलर कहते हैं, जो दानेदार टाइप स्ट्रक्चर होता है. पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन से मुराद है कि आउटर साइड पे जो ग्रैनुलर रीजन इसका पाया जाता है न्यूक्लियोलस का, उसके बारे में हमें देखना है. वो क्या है, वो किससे सिंथेसाइज होता है, वो बनता है पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन. ग्रैनुलर रीजन हमने शायद ये एक टॉपिक में पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि ग्रैनुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन जो इसका होगा न्यूक्लियोलस का, वो किसकी सिंथेसाइज में इन्वॉल्व होगा, वो राइबोसोम्स की सिंथेसाइज में इन्वॉल्व होगा. तो ये वाला रीजन बनता किससे है, ये बनता है जी प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बनता है. मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए कि जो ये इसका रीजन है आउटर ग्रैनुलर रीजन जो है न्यूक्लियोलस का, वो किसकी सिंथेसाइज में इन्वॉल्व है, राइबोसोम की उसने सिंथेसिस करवानी. तो वो जो रीजन है वो बना किससे है, वो बनता है प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बनता है. प्रीकर्सर कहते हैं जब एक चीज को बनाना हो उससे पहले जो उसकी चेन्स हो जिससे वो स्ट्रक्चर बनना हो उसको हम प्रीकर्सर कहते हैं. तो राइबोसोम सिंथेसाइज होने, उसके बनाने के लिए जो चीज वहां पे प्रेजेंट है, जो मौजूद है पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियोलस के, वो क्या है जी, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट है.
वो बना रहे हैं किसको, पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन को, क्योंकि हमने सिंथेसाइज किसको करना है, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज होना है असल में उन्होंने कहाँ पे, न्यूक्लियोलस के अंदर। दूसरा इसका रीजन है, एक तो हमने पेरिफेरल रीजन पढ़ लिया, आउटसाइड वाला रीजन, अब दूसरा रीजन है इसका सेंट्रल रीजन, सेंट्रल फिब्रिल एरिया, सेंट्रल फिब्रिल एरिया इसका दरमियान वाला एरिया है। और ये किस चीज से सिंथेसाइज हो रहा है, सेंट्रल फिब्रिल एरिया एक्चुअली न्यूक्लियोलस के, उसने पूरे न्यूक्लियोलस को कंट्रोल करना है, किसने, सेंट्रल फिब्रिल एरिया में। तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट हैं जो न्यूक्लियोलस के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, वो कौन कौन सी, हाईली मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए, ये प्रेजेंट हैं इसके सेंट्रल फिब्रिल एरिया में, हाई मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए, ये दो चीजें इसके सेंटर में प्रेजेंट हैं। और लास्ट में एक चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स इकट्ठे होते हैं इसमें न्यूक्लियोलस में, असेंबल्ड इकट्ठे होते हैं एंड एक्सपोर्टेड। न्यूक्लियोलस के अंदर जो पूरा टॉपिक का आखिरी बात है, जो निचोड़ है, वो ये है कि राइबोसोम्स इसमें बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, असेंबल्ड होते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोलस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से बाहर अब हमने राइबोसोम्स को भेजना है, किसके थ्रू भेजना है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमने पढ़ा है उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और उन पोर्स के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है किनको, राइबोसोम्स को, जो असेंबल्ड होते हैं और फिर एक्सपोर्ट होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियोलस का, इसको आपने स्टडी करना है, एक दफा इसको रीड करना है, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत अहम स्ट्रक्चर को पढ़ने लगे हैं, जो हम साइंस के स्टार्ट में इस चीज का नाम सुनते आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स का। तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, बहुत आसान है, आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के टॉपिक के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस को एक स्पेसिफिक स्टेन प्रोवाइड होता है, एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड होता है न्यूक्लियस को, वो होता है क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से। क्रोमेटिन नेटवर्क जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, वो उसको स्पेसिफिक न्यूक्लियस को स्टेन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन की बिगिनिंग में जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो वो क्रोमेटिन मटेरियल एक डार्क स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो क्रोमेटिन मटेरियल फैला होता है सेल के अंदर, वो एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट में वो एक हाईली रिफाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और डार्कली स्टेन्ड, डार्क इन कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है वो क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम एक्चुअली क्या नाम देते हैं, इसको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल, जब उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को, तो ये नजर आया कि एक इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर है और दो साइडों पे इसकी आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं इसके साइडों पे, ऑफ आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बाजू का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एक सेंट्रोमेयर है और उसके साथ अटैच होते हैं आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, और वो बिल्कुल एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, और दरमियान वाला उसका एक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं, जिसके साथ अटैच होती हैं ये आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और यही वो सेंट्रल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन के दौरान, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमेयर वाले स्ट्रक्चर्स के साथ क्या चीज अटैच होती है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। तो ये है क्रोमोसोम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम सिंथेसाइज कैसे होता है। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से, डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम की सिंथेसिस किससे होती है, डीएनए एंड प्रोटीन से। ये दो चीजें हैं जो क्रोमोसोम की सिंथेसिस का बायस बनती हैं। क्या क्या चीज, डीएनए एंड प्रोटीन। अब अगली बात जो इसमें हम करेंगे वो ये कि एक बहुत अहम स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वो क्या चीज है, जीन्स। ये जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और एक और इसमें हम बात करते चले कि क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट रहता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जब क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होते हैं और जीन्स और कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, तो इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट रहता है। ये नहीं होता कि एक नस्ल में अगर इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो 46 हैं और अगली नस्ल में 47 हो जाए, वो किसी अबनॉर्मल कंडीशन में होगा। नॉर्मल इंसान जो पैदा होगा उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहेगी। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं हमारी इस टॉपिक के अंदर क्रोमोसोम्स के। ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, ह्यूमंस, प्रोटैटो, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इनकी क्रोमोसोम्स नंबर आपने याद करने हैं। उसके बाद हमें एंड पे बताया गया है कि जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं हमारे, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद किस तरह रिप्रेजेंट होती है। नॉर्मल बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, 2n कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लॉयड का लफ्ज यूज किया गया इसके लिए, या हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इस चीज की डिटेल को पढ़ेंगे। और जो हमारे जर्म लाइन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे दूसरे लफ्जों में सेक्स सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड नंबर में प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड मींस 1n, हैप्लॉइड नंबर प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिप्लॉयड प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल में। इसकी एग्जांपल है कि वैसे इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इंसान के जर्म लाइन सेल्स हैं या सेक्स सेल्स हैं, जिनको हम एग और स्पर्म सेल्स कहते हैं, उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अगर 46 होते हैं टोटल, तो जर्म लाइन सेल्स में 23 होंगे। एग सेल्स में और स्पर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हैप्लॉइड होगी 1n होगी, 23 होगी, जबकि डिप्लॉयड होगी नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर। तो ये था हमारा क्रोमोसोम्स का टॉपिक। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा, इसको एक दफ़ा रीड कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका एक तारफी लेक्चर है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।